राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मैं जिस जगह पर रहती थी वहाँ कोई मर्द नहीं रहता था और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार था। फिर भी एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी पैदा हो गया, पर मैं समझ ना सकी कि यह कैसे हुआ। फिर एक दिन मुझे किसी ने कैद कर लिया और मुझे बताया कि तुम तो। मेरा नाम सिमरन है। मैं अपने नाम के जैसे ही मासूम भी थी, पर मुझे मेरी इस मासूमियत की बहुत बड़ी सज़ा मिली। मेरी ज़िंदगी मुश्किल बनती गई और मुझे पता भी नहीं चला। शायद मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ जिस पर दिन रात जुल्म होता रहा, पर उसे यह भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उस पर जुल्म हो रहा है। आप सब सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जब मैं 14 साल की थी, मेरी माँ को एक अजीब बीमारी पकड़ ली। अचानक उनके आधा शरीर काम करना छोड़ दिया। वो रातों रात बिस्तर पर पड़ी रहती। ऐसे हालात में हमारी मदद करने के लिए मेरी माँ की सौतेली बहन ने हामी भरी। वही मेरी माँ का ख्याल रखती और घर को भी संभालती। मेरे पापा शहर के अमीर लोगों में से थे, पर वो अपनी दौलत लाकर भी मेरी माँ का इलाज नहीं करा पाए। 3 साल की बीमारी के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। पापा बहुत उदास रहने लगे। अब मौसी को हमारे घर में रहना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मेरे पापा ने इस ज़माने वालों का मुंह बंद करने की खातिर नेहा मौसी से शादी कर ली। नेहा की पहली शादी हुई थी, लेकिन उस पर उसके ससुराल वालों ने बदकिरदार के इल्ज़ाम लगा दिए, उसे घर से निकाल दिया था। इस तरह उसे भी पनाह मिल गई। वो एक अच्छी औरत थी। 3 साल तक उसने मेरी माँ का बहुत ख्याल रखा था और मेरे भी सारे काम वही करती थी। अब मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए अपने काम खुद किया करती थी। मेरी माँ के जाने से पहले मेरे बाप से कहा था कि मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वैसे तो मेरे पापा हमेशा से ही मुझसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद तो मुझ में उनकी जान ही अटक गई थी। वे नेहा को भी बार बार यही कहते रहते कि इसका बहुत ख्याल रखो। दिन में कई बार वे पूछते, मैंने खाना टाइम पर खाया? ड्राइवर मुझे कॉलेज से घर टाइम पर ले आया? एक दिन मेरे पापा को एक ज़रूरी काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था और वो बहुत परेशान थे और उनको नेहा पर भरोसा था, क्योंकि उसने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया था। वरना हमारे अपने रिश्तेदार भी हमें छोड़कर चले गए थे। मेरे पापा ने बस इतना कहा, मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है। यह सब जो मैं कमा रहा हूँ वह मेरी बेटी का है। बस मुझे और काम नहीं करना। मैं यह आखिरी काम करने जा रहा हूँ। इस काम से मुझे इतनी दौलत मिल जाएगी कि मैं बाकी की उम्र बैठ के खा सकता हूँ। फिर अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर दूंगा और उसकी शादी करवा दूंगा। मेरा दामाद मेरे साथ घर जमाई बनकर रहेगा। बस मैं अपनी आखिरी उम्र अपनी पत्नी की याद में गुजारना देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पनाह दी है, यह तुम्हारा भी घर है। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। घर में आराम और सुकून से रहो। अगर तुम इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें दौलत और आराम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में अब भी मेरी पत्नी ही बसती है।
नेहा ने मेरे पापा से कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया। मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी सिमरन की माँ बनकर ही गुजार देना चाहती हूँ। मैंने उसकी माँ से वादा किया था, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगी। वो मेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन बहनों से भी बढ़कर थी। मैं उससे क्या किया हुआ वादा निभाना चाहती हूँ और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मेरे पापा ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में ज़रूर कोई पुण्य किया होगा कि तुम जैसी अच्छी औरत मुझे मिली। 6 महीने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। अपनी बेटी तुम्हारे पास अमानत रखकर उसका ख्याल रखना। मैंने उसके लिए एक रिश्ता भी देख रखा है और मेरे दोस्त का बेटा है। उसी के साथ सिमरन की शादी करनी है और अपनी सारी दौलत भी इन दोनों के नाम कर देनी है। कोई दिल से समझे तो दामाद भी बेटा ही होता है। जब मेरे पापा मुझे नेहा के साथ छोड़कर गए, उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। पापा ने कहा कि वह जल्दी ही वापस आ जाएंगे, पर जिस दिन पापा इस गांव से गए, उस दिन से ही नेहा का रवैया कुछ बदल सा गया। उसने उस रात मेरे लिए खाना नहीं बनाया था। जब मैंने पूछा कि तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया, तो उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, जो भी फ्रिज में पड़ा है खा लो। इतना तो मैं समझ सकती थी कि चलो, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो उसको एक दिन की छुट्टी दे देनी चाहिए। जो भी पड़ा था मैंने खा लिया और सो गई। रात को मुझे अपने घर में कुछ हलचल सी आवाज़ें आईं। मेरी नींद बहुत कच्ची थी। मैं जाग गई और जब तक मैं नीचे आई, मैंने देखा कि नेहा दरवाज़ा बंद कर रही थी। मैंने उसे देखा तो वो थोड़ा घबरा गई। मैंने पूछा कि क्या कोई आया था? वो कहने लगी कि नहीं, मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी, इसलिए दरवाज़ा बंद करने आई थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो पता चला कि शहर में फैल रही किसी बीमारी की वजह से हमें स्कूलों से छुट्टियां मिल रही हैं। मैं खुश हो गई कि चलो, अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, सारा दिन घर पर ही रहूंगी। वैसे भी मेरा घर ऐसा था कि कोई भी पूरे दिन घर पर आराम से रह सकता था। घर आते ही मैंने एक बात यह देखी कि हमारे घर के बहुत पुराने और वफादार चौकीदार मोहन चाचा आज गेट पर मौजूद नहीं थे। मैंने गेट पर मौजूद दूसरे चौकीदार से पूछा कि चाचा कहाँ हैं, तो उसने कहा कि वह कुछ दिन की छुट्टी पर अपने गांव गए हैं। मैं हैरान हुई कि चाचा ने 20 साल में आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली। यहाँ तक कि अपने बच्चों की शादियों पर भी वो सुबह जाते तो रात तक वापस आ जाते। कुछ दिन की छुट्टी पर कैसे चले गए? लगता है कोई बहुत बड़ी बात थी। खैर, मैं वापस अपने घर में आ गई। रात को नेहा ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया और साथ ही मुझसे सॉरी भी कहा कि कल उसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया था। उसने कहा कि वह मेरे पापा के जाने के गम में थोड़ी परेशान थी, इसलिए उसका मूड खराब था। मैंने उससे कहा कि क्या तुम मेरे पापा से बहुत प्यार करती हो? मेरी माँ मेरे पापा से बहुत मोहब्बत किया करती थी। उसने कहा कि तुम्हारे पापा इतने अच्छे इंसान हैं कि उनसे किसी को भी मोहब्बत हो जाए। तो मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी, लेकिन वो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और उससे कहा कि भले ही तुम मेरी सौतेली माँ हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें गैर नहीं समझा। जब पापा वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी कि वो तुम्हारे साथ वैसे ही रहें जैसे मेरी माँ के साथ रहते थे। वो पूछने लगी कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे पापा कैसे रहते थे? तो मैंने बताया कि वे मेरी माँ के लिए हर दूसरे दिन नए नए और महंगे महंगे गिफ्ट लाया करते थे, अक्सर बाहर जाया करते। मेरी माँ रोज मेरे पापा के लिए अच्छे से तैयार होती थी और वह उनकी तारीफ किया करते थे। दोनों को साथ खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं बस उनसे बातें कर रही और अपनी पसंद का बयान
बना खाना खा रही थी। यह तो सच था कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, मेरी मम्मी से भी बहुत अच्छा। उसके बाद मुझे याद नहीं कि कब मैं अपने कमरे में आई और मुझे इतनी गहरी नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं अपने बिस्तर तक कैसे आई। सुबह नेहा से पूछा तो उसने कहा कि तुम खुद ही अपने बिस्तर पे गई थी, लेकिन हाँ, तुम्हें नींद बहुत आ रही थी। इस उम्र में ऐसी ही नींद आती है, कुछ याद नहीं रहता। इस उम्र में वाकई ऐसी नींद आती है, लेकिन मेरी नींद बहुत कच्ची थी। लेकिन खैर, फिर भी मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अब मेरे घर में कुछ अजीब काम हो रहा था। एक दिन मैंने देखा कि ड्राइंग रूम में बहुत मज़े-मज़े के ढेर सारे खाने जा रहे थे। मैंने पूछा कि कौन है, तो नौकरानी ने कहा कि नेहा जी के रिश्तेदार आए हैं। नेहा के रिश्तेदार तो मेरे भी रिश्तेदार लगते हैं, तो मैं भी ड्राइंग रूम में चली गई। और जब मैं वहां गई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वहां कोई मेहमान नहीं, बल्कि दो आदमी बैठे थे जो शक्ल सूरत से बहुत अमीर थे, लेकिन थोड़े खतरनाक लग रहे थे। जैसे ही मैंने अंदर पैर रखा, वो मुझे घूर कर देखने लगे। नेहा ने मेरा पहचान कराया और कहा कि यह मेरे पति की बेटी है। उसमें से एक आदमी ने कहा कि बहुत ही खूबसूरत है। मुझे उसका यह कहना कुछ अजीब लगा। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और बाद में उसने बताया कि वह मेरे भाई थे। मेरे साथ रोज़ाना एक अजीब हरकत होती थी। जब मैं सुबह उठती तो मुझे ऐसा लगता कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और रात को नींद ऐसे आती कि जैसे बेहोश हो गई हूँ। ना तो मुझे आजकल कुछ याद रहता कि मैं कमरे में कब आती हूँ। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, दिल मचलने लगा और चक्कर सा आने लगा। मैं डर गई कहीं मुझे भी वो बीमारी नहीं हो गई हो, वही जो आजकल पूरे इलाके में फैला हुआ था। मैंने नेहा से कहा तो वह फौरन डॉक्टर को बुलाई। डॉक्टर घर आई और उसने मुझे चेक किया। उसने मेरे खून का सैंपल लिया और कही कि वह टेस्ट करवा के रात को टेस्ट का नतीजा बता देगी। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और चली गई। रात को उसका फ़ोन आया तो नेहा ने फ़ोन उठाया। वो फ़ोन लिए मेरे सामने ही खड़ी थी। अचानक उसने कोई अजीब सी बात कर डाली। कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहिबा, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, यह तो हो ही नहीं सकता। मैं परेशान हो गई कि जाने मेरी रिपोर्ट में क्या आया होगा। उसने अचानक फ़ोन बंद कर दिया और मेरी तरफ ऐसे बढ़ी जैसे मुझे सुनाने के लिए उसके पास बहुत ही बुरी खबर है। मैं भी परेशान हो गई। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहिबा क्या कह रही थी, तो कहने लगी कि वो जो कह रही थी उस बात को एक तरफ रखो। पहले मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें अपने बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? तुमने यह क्या किया? कैसे और किसके साथ? कौन है वो जिसके साथ तुमने मुंह काला किया? तुम्हारा बाप तुम्हें अमानत समझकर मुझे दे गया था। जब वो वापस आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? आंटी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया है मैंने, क्या कहा आपको डॉक्टर ने, और आप मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं कहा किया। डॉक्टर कह रही थी कि तुम माँ बनने वाली हो। उनका इतना कहना था कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं परेशान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि ये झूठ है, डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। नेहा भी कहने लगी कि हो सकता है डॉक्टर को कोई गलतफहमी हो, इसीलिए कल हम दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे। अचानक से उसका रवैया सा बदल गया। अगले दिन मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले गई तो उसने भी यही कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, पर मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की थी। फिर मेरे साथ यह क्या हो रहा था? मैं तो पूरी तरह परेशान हो गई। एक दिन रात
होने लगी। हमने डॉक्टर को यहाँ भी कहा कि क्या आपको इसका कोई हल कर सकती हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि यह बच्ची बहुत कमज़ोर है, इसमें खून की कमी है, अगर इस तरह का कोई काम किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे घर वापस ले आई और उसने कहा कि तुम्हारे बाप तो तुम्हें मुझे अमानत समझकर दे गया था, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उसी दिन एक और मुसीबत टूट पड़ी जब पापा का कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैंने अपना काम जल्दी ख़त्म कर लिया है, इसलिए मैं 3 हफ्ते बाद वापस आ रहा हूँ। डॉक्टर के मुताबिक मेरा दूसरा महीना चल रहा था और पापा आते 3 महीने हो जाते। पापा वापस आ गए और हम दोनों बेहद परेशान थे, अब इनको कैसे बताएंगे। पापा मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, उन्होंने हमारे साथ बैठकर खाना खाया और रात में नेहा उनसे बात करने लगी। मैं अपने कमरे में बैठने चली गई थी। अचानक मेरे पापा के चिल्लाने की आवाज़ मेरे कमरे तक आने लगी। मेरी तो होश उड़ गए। पापा मेरे कमरे में आए और एकाएक मुझे बातें सुनाने लगे, पूछने लगे कि यह सब क्या है ये। मेरी वही गुजारिश, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा सुनने वाला कौन था। पापा को मुझ पर इतना गुस्सा करते हुए मैं पहली बार देख रही थी। वो ऐसा पहली बार कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। मुझे तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं है, जो होता है हो जाए, अब इस बच्चे से जान छुड़ाएंगे, जहाँ मैं कहूँ वहीं तुम्हारी शादी होगी। मेरे पापा ने मेरी एक नहीं सुनी, उन्होंने मुझे सफाई देने का कोई मौका ही नहीं दिया। तुम देखने में कितनी मासूम लगती हो, लेकिन असल में तुम्हारी हकीकत कितनी बुरी है। आज तुम्हारी माँ को भी तकलीफ हो रही होगी कि कैसी माँ की कैसी बेटी निकली। यह सुनकर तो मैं अंदर तक मर ही गई। मैं यह सोचने लगी कि अब मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। मैंने इस लड़की के लिए क्या क्या सोच रखा था। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं इसको। शादी करके इस घर से चली जाए, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरी माँ मेरे पापा को समझाने लगी कि सब ठीक हो जाएगा, आप गुस्सा ना करें। हम लोग अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। मेरे पापा ने कहा कि डॉक्टर से टाइम लिया है और टाइम पर ही पहुंचना। उन्होंने कहा कि तुम इसे रिक्शा में ले जाओ, मैं गाड़ी शोरूम छोड़कर आता हूँ। मैं और नेहा अस्पताल की तरफ चले गए। अब अस्पताल के सामने पहुंचे तो नेहा अचानक वहां से ना जाने कहां खो गई थी। शायद वो अंदर गई थी। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अचानक मेरा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं एक टूटे फूटे कमरे में कुर्सी पर बैठी थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र 20 से 25 साल होगी। उसके हाथ में मोबाइल था। वो किसी को फ़ोन कर रहा था और यह कह रहा था कि अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो 50 लाख फ़िलहाल जगह पर पहुंचा दो। शायद वह मेरे पापा को ही कॉल कर रहा था। मुझे उस आदमी ने कैद कर लिया था। मैं शहर के मशहूर आदमी बिजनेसमैन की बेटी थी, इसीलिए यह लोग जानते थे कि मेरे बदले उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। वह मेरे पापा से बात कर चुके थे, मेरे सामने ही बैठकर किया था। वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे, जैसे सोच रहा हूँ कि उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो। उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस तुम्हारा बाप पैसे ले आए। अब तक तुम अपना मुंह बंद रखो और चुप करके यहाँ बैठी रहो। वह कोई चीज़ उठाने को आगे बढ़ा तो मैं डर गई। मेरे करीब नहीं आना, मैंने घबराकर कहा। उसने एक अजीब बात कही। उसने कहा कि घबरा तो ऐसे रही हो जैसे बहुत मासूम हो। तुम्हारे बाप को पता है कि तुम क्या करती हो? मैंने उसे हैरान होकर देखा कि वो ये कैसी बात कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाहता है, मैं क्या करती हूँ, उसका क्या मतलब है। उसने कहा कि मेरा एक दोस्त तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कीमत उससे लगाई थी।
तुम्हारा बाप इतना अमीर है, फिर भी तुम माँ बेटी ऐसा काम करती हो। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन शायद नेहा मेरे साथ यह सब कर रही थी। शायद वही मुझे बेहोशी कर देती और घर में लोगों को बुलाया करती थी। मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे फट जाएगा। मैं बुरी तरह रोने लगी, पर अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने उस आदमी को कहा कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बल्कि तुमसे वादा करती हूँ कि जब मैं वापस अपने घर जाऊँगी तो तुम्हें और भी पैसे दे दूँगी। बस तुम मुझे उस इंसान से मिलवाओ जिसने तुम्हें यह बताया है। उसने कहा कि वह आदमी मेरा पार्टनर है, वो यहाँ अभी आ जाएगा। वो इंसान आया तो मुझे देखकर हैरानी हो गई। कहने लगा कि यह तो वही लड़की है। मैंने उससे पूछा कि यह तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा है, तो उसने सारी बात बताई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर बुलाया था। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के समान तुम्हें बदकिरदार साबित करना चाहती थी, ताकि वो अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम न करे। यह सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नेहा इतनी घटिया खेल खेल सकती है। मैंने उन दोनों से कहा कि यूं तो तुम दोनों ने मुझे कैद किया है और तुम लोग अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन अगर तुम यह सारी बात मेरे पापा को बता दो तो मैं तुम्हें 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ अपने पापा से दिलवा दूंगी। वो हंसने लगे, कहने लगे कि अब तुम हमारे साथ सौदा करोगी। मैंने कहा कि मैं एक कारोबारी बाप की बेटी हूँ, मैं गलत सौदा नहीं करूँगी। आज अचानक से ही मुझे अकल आ गई। मैंने जिस पर भरोसा किया उसने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर अब मुझे अकल नहीं आती तो फिर कब आती। उन लोगों ने ऐसा ही किया। उनको पैसे मिल गए, वो मुझे मेरे पापा के हवाले कर गए। अगले दिन मैंने उनको अपने घर बुलाया और अपने पापा को भी कहा कि आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। मैंने अपने पापा को यह नहीं बताया कि उन लोगों ने ही मुझे अगवा किया था। वो दोनों घर आए तो मेरी माँ की शक्ल ऐसी हो गई जैसे कि मेरी माँ एक जिंदा लाश हो, और दोनों ने मेरे बाप को सारी बात बता दी। मेरे पापा हैरान और परेशान रह गए और नेहा की तरफ बढ़े। उन्होंने उसको बालों से पकड़ लिया और कहा कि मैंने अपनी बेटी को तुझे अमानत समझकर दिया था और तुमने मेरी बेटी की इज्जत के साथ ऐसा घटिया खेल खेला। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ तो क्या चाहते हो कि तुम अपनी सारी दौलत अपनी बेटी के नाम कर देते? 3 साल मैंने नौकरानी की तरह तेरी पत्नी की खिदमत की, इसलिए नहीं कि सारी दौलत अपनी बेटी के नाम करके चला जाए। उसको अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। इससे पहले कि मेरे पापा उसे जान से मार देते, मैंने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आप इसको मारकर क्यों गुनहगार होते हो, इसकी सही सजा इसको कानून के हवाले कर देते हैं। मेरे पापा ने ऐसा ही किया, नेहा को कानून के हवाले कर दिया और उस पर इतने मुकदमे किए कि वो सारी जिंदगी जेल से ना निकल सकती। मैंने उन लोगों को पैसे देने का वादा किया था, लेकिन मेरे बाप ने उन लोगों को भी कानून के हवाले कर दिया। मेरे पापा ने मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे गले से लगाया और कहा, वो कसूर तुम्हारा नहीं है बेटी, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुम तो मासूम थी, तुम्हें इस दुनिया के बारे में क्या पता था। मुझे ऐसे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हमने इरादा कर लिया कि हम इस बच्चे को नहीं मारेंगे, पर किस्मत की करनी ऐसा ही हुआ कि मेरी कोख में पलने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मास्टर्स किया। 28 साल की उम्र में मेरे पापा ने मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से करवाई। अब मेरा अपना घर है और मैं अपने घर में खुश रहती हूँ, लेकिन पहले की बातें कभी कभी मेरे सर पर सवार हो जाती हैं और मैं सोचने लगती हूँ कि यह दुनिया बहुत बुरी है, जहाँ बुरे लोग हैं पर कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि मेरे पति, जिसने सब कुछ जानते हुए भी मुझे कबूल किया। मैंने अपने पति को कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी में होने वाले इतने बड़े हादसे के बाद अब मैं मासूम
सी नहीं रही। अब मैं सब दुनिया और ज़िंदगी के दांव पेच समझ गई थी। मैं एक वकील हूँ जो अपनी जैसी लड़कियों के केस मुफ्त में लड़ती हूँ और सबको यही कहती हूँ कि अपनी बेटियों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।